हेलो स्टूडेंट्स, लास्ट लेक्चर में हम लोगों ने बात किया था कैटलिस्ट के बारे में और हम लोगों ने देखा कि कैटलिस्ट क्या होते हैं। कैटलिस्ट के साथ साथ हम लोगों ने पढ़ा था जो प्रमोटर्स होते हैं और पॉइजन्स होते हैं। इसके साथ साथ हम लोगों ने ये भी देखा कि कैटलिस्ट को कितने पार्ट्स में हम लोग क्लासिफाइड कर सकते हैं। तो हम लोगों ने पढ़ा होमोजीनस कैटलिस्ट और हेट्रोजीनस कैटलिस्ट के बारे में। होमोजीनस कैटालिसिस क्या होती है और हेट्रोजीनस कैटालिसिस क्या होती है। तो आज के इस लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं कि जो कैटलिस्ट के प्रोसेसेस होते हैं वो किन सिद्धांतों पे होते हैं, किन थियरीज पे होते हैं, वो कौन कौन सी थियरीज हैं जिनके आधार पर हम लोग कैटालिसिस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। ऐसी कौन कौन सी थियरीज हैं। तो हालांकि हम लोगों ने पहले भी पढ़ा और आज भी हम लोग ये जानेंगे कि कैटालिसिस के प्रोसेस को या कैटालिसिस के फिनोमिना को कैसे होती है, इस चीज के बारे में कोई भी क्लियर कट ऑब्जर्वेशन नहीं है। यह नहीं देखा गया कि एक्चुअल में किसी भी केमिकल रिएक्शंस के अंदर कैटालिस्ट जो डाले जाते हैं, इन कैटालिस्ट का पथ क्या होता है, इनका मैकेनिज्म क्या होता है, कैसे ये किसी भी रिएक्शंस की रेट को इंक्रीज करते हैं और फिर अपने अनयूज्ड होते हुए रीजनरेट हो जाते हैं, यानी उनका कोई यूज नहीं होता है। तो ये हम लोग पहले भी पढ़ चुके हैं और आज भी हम लोग देखेंगे। हालांकि ऐसा कोई भी क्लियर कट थियरी नहीं है जिसके आधार पे हम कैटालिसिस को एक्सप्लेन कर सके। फिर भी कैटालिसिस के लिए हम लोग दो तरह की थियरीज का इस्तेमाल करते हैं जिनके आधार पे कैटालिटिक प्रोसेसेस को एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो सबसे पहली थियरी जो है वो है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है और इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो होंगे उनसे प्रोडक्ट बन जाएगा और फिर से जो कैटालिस्ट यूज हुआ है, जो कैटालिस्ट उसमें मिलाया गया है, वो कैटालिस्ट जो है वो रीजनरेट हो जाता है। लेकिन अब इसमें एक बहुत ही क्रिटिकल प्रॉब्लम है कि जो कंपाउंड जो बनेंगे ये कंपाउंड केवल होमोजीनस कैटालिसिस में एप्लीकेबल हैं। यानी जो इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है वो केवल होमोजीनस कैटालिस्ट के लिए ही होता है। हेट्रोजीनस कैटालिस्ट में ऐसा कोई भी प्रोसेस नहीं होता है। यानी इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी जो है वो केवल होमोजीनस कैटालिसिस पे एप्लीकेबल है। हेट्रोजीनस कैटालिसिस पे इसका कोई एप्लीकेशन नहीं है, कोई यूज नहीं देखा गया। तो दूसरी थियरी जो हम लोग देखते हैं जिसको एड्सॉर्प्शन थियरी कहते हैं। तो एड्सॉर्प्शन थियरी जो है वो केवल हेट्रोजीनस कैटालिसिस के लिए एप्लीकेबल है। होमोजीनस कैटालिसिस पे उसका कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस जो है उसमें हम लोग एड्सॉर्प्शन थियरी को इन्वॉल्व करते हैं। अभी जो एड्सॉर्प्शन थियरी इन्वॉल्व होती है वो कौन सी होती है, ओल्ड एड्सॉर्प्शन थियरी या न्यू एड्सॉर्प्शन थियरी? क्योंकि उसमें भी बहुत सारी प्रॉब्लम्स हैं। क्या प्रॉब्लम्स हैं कि जो एड्सॉर्प्शन होता है वो दो तरह का होता है, एक तो फिजिकल एड्सॉर्प्शन और दूसरा क्या होगा, केमिकल एड्सॉर्प्शन। और दोनों प्रोसेसेस जो हैं वो किसी न किसी सॉलिड के सरफेस पर होते हैं। तो सरफेस पे जो न्यू बॉन्ड्स का फॉर्मेशन होता है उससे एनर्जी में भी चेंजिंग आती है। तो कई सारी चीजें हेट्रोजीनस कैटालिसिस में होती हैं और जब एड्सॉर्प्शन थ्योरी को अप्लाई करते हैं। तो अभी ओल्ड एड्सॉर्प्शन थ्योरी को हम लोग क्या करते हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी से कोरिलेट करते हैं, दोनों को मिला देते हैं और दोनों जब आपस में मिल जाते हैं तो एक नई चीज आती है जिसको हम लोग मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी कहते हैं। तो हेट्रोजीनस कैटालिसिस का जो मैकेनिज्म होता है वो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थ्योरी के आधार पर देखा जाता है, जिनके बारे में आज के इस लेक्चर में हम लोग चर्चा करेंगे। तो सबसे पहली चीज हम लोग जाने कि आज हम लोगों को क्या पढ़ना है, थियरीज ऑफ कैटालिसिस। थियरीज ऑफ कैटालिसिस कौन कौन सी थियरीज जो हैं वो कैटालिसिस में इन्वॉल्व होती है। तो देखो, हमने भी आपको बताया कि कोई भी थियरी पर्टिकुलर पॉसिबल नहीं है कि हम लोग इसमें किसी भी कैटालिस्ट के मैकेनिज्म को एक्सप्लेन कर सके। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पे दो जो है वो थियरीज का इस्तेमाल करते हैं। तो
although it is not possible to give a uniform explanation of the mechanism of the phenomena of catalysis। यद्यपि कोई भी ऐसी पॉसिबिलिटी नहीं है, कोई भी ऐसा पॉसिबल मोड नहीं है जिसके थ्रू हम लोग एक यूनिफॉर्म एक्सप्लेनेशन दे सके, जिससे जो है वो कैटालिसिस की जो फिनोमेना है वो एक्सप्लेन हो सके। लेकिन फिर भी हम लोग क्या करते हैं, हाउएवर टू ब्रॉड थियरीज of catalytic action have been proposed। हालांकि दो ब्रॉड थियरीज हैं कैटालिटिक एक्शन के लिए, जिसमें हम लोग कैटालिटिक एक्शंस को क्या कर सकते हैं, प्रपोज्ड कर सकते हैं। तो फर्स्ट थियरी इज नोन एज क्या चीज, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। पहली थियरी जो है वो क्या है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी है। जबकि दूसरी थियरी क्या होगी, दूसरी थियरी में हम लोग क्या चीज देखते हैं, दूसरी थियरी तो सेकेंड थियरी termed as adsorption theory। ध्यान रखने की बात यह है कि जो फर्स्ट थियरी है जिसको इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी कहते हैं, तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी इज एप्लीकेबल ओनली ऑन द होमोजीनस कैटालिसिस। ये केवल होमोजीनस कैटालिसिस पे एप्लीकेबल है। जबकि जो एडसॉर्प्शन थियरी है इट इज एप्लीकेबल ऑन द हेटेरोजीनस कैटालिसिस। ये हेटेरोजीनस कैटालिसिस पे एप्लीकेबल होता है। तो सबसे पहली चीज जो हम लोग पढ़ेंगे, जो पहली थियरी है वो है इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी क्या चीज है, हम लोगों ने पढ़ा था इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन में, क्या हम लोगों ने पढ़ा था कि सबसे पहले जब हम लोग किसी भी रिएक्शंस में कैटलिस्ट मिलाते हैं तो जो रिएक्टेंट्स होते हैं उनमें से कोई एक रिएक्टेंट जो होगा वो कैटलिस्ट के साथ रिएक्ट करता है और कैटालिसिस के साथ या कैटलिस्ट के साथ जो है वो रिएक्ट करके एक टेम्पोररी बॉन्ड का फॉर्मेशन करता है। अभी जब उसका एक टेम्पोररी बॉन्ड का फॉर्मेशन होता है तो उसकी एनर्जी जो है वो बढ़ जाती है और एनर्जी बढ़ जाने की वजह से वो जो टेम्पोररी बॉन्ड कैटलिस्ट के साथ और रिएक्टेंट के साथ बनता है वो अनस्टेबल हो जाता है और नेक्स्ट स्टेप में क्या करता है, ये इंटरमीडिएट जो होगा वो डिसएसोसिएट हो जाता है, कन्वर्ट हो जाता है, किसमें, प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो जाता है। कैसे, बाय रिएक्टिंग अदर रिएक्टेंट। जो दूसरा रिएक्टेंट उस रिएक्शन में उपस्थित है उसके साथ रिएक्ट करके क्या होता है कि ये फिर से डिसएसोसिएट हो जाएगा और प्रोडक्ट बन जाएगा, जबकि जो कैटलिस्ट होगा वो फिर से
रीजनरेट, जिसको हम लोग कहते हैं कि रीजनरेट हो जाता है, यानी फिर से जनरेट हो जाता है। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी किसने दी थी? इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी क्लेमेंट ने दी थी। किसने दी थी? क्लेमेंट। तो दिस थियरी was given by Clement and Desorams in 1806। जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थ्योरी है, ये थ्योरी दी किसने? क्लेमेंट ने और डेसोरेम्स ने 1806 में। तो अभी इस थ्योरी के अकॉर्डिंग क्या चीज होता है, देखते हैं कि अकॉर्डिंग टू दिस थियरी क्या चीज कि द कैटलिस्ट फर्स्ट फॉर्म an intermediate compound with क्या बनाते हैं? इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं विथ एनी वन रिएक्टेंट। इस थियरी के अनुसार जो कैटलिस्ट होंगे वो सबसे पहले एक इंटरमीडिएट कंपाउंड बनाते हैं किसी भी एक रिएक्टेंट के साथ। कोई भी जो भी रिएक्टेंट उस रिएक्शंस में इन्वॉल्व होंगे उसके किसी एक रिएक्टेंट के साथ। अब जो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्म होता है वो लेस एनर्जी कंज्यूमशन करता है एंड द इंटरमीडिएट कंपाउंड consumes less energy। ये लेस एनर्जी का कंज्यूमशन करता है, यानी बहुत कम एनर्जी जो है वो कंज्यूम करता है। दूसरी चीज कि जो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स होंगे वो अनस्टेबल होते हैं। Intermediate compounds are less stable। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड जो होते हैं ये लेस स्टेबल होते हैं, बहुत कम स्टेबल होते हैं। यानी ये कैसे होते हैं? ये अनस्टेबल होते हैं बहुत, चूंकि इनकी एनर्जी जो होंगी वो ज्यादा होंगी और एनर्जी ज्यादा होने का एक सबसे बड़ा कारण ये है कि इनके फॉर्मेशन में जो एनर्जी कंज्यूम होती है वो बहुत कम एनर्जी कंज्यूम होती है। तो अभी क्या होंगे? ये लेस स्टेबल होते हैं एंड combined with other reactant to form product and रीजनरेट। अपने स्वयं क्या होते हैं? रीजनरेट हो जाते हैं। तो इंटरमीडिएट कंपाउंड्स जो होंगे वो लेस स्टेबल होंगे और ये दूसरे रिएक्टेंट के साथ कंबाइन होते हैं और खुद क्या हो जाते हैं? रीजनरेट। तो एक एग्जांपल देख लेते हैं, जनरल रिएक्शंस के द्वारा एक एग्जांपल देख लेते हैं।
मान लो कि एक रिएक्शन है A प्लस बी, ये दोनों रिएक्टेंट है जिसमें कैटलिस्ट जो यूज हो रहा है वो क्या हो रहा है K। अब अगर K कैटलिस्ट यूज हो रहा है तो डेफिनेटली जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, AB बनेगा। लेकिन इस रिएक्शन का मैकेनिज्म क्या होगा, अगर इस रिएक्शन को मैकेनाइज करें तो क्या मैकेनिज्म मिलेगा। तो देखो रिएक्शन का मैकेनिज्म मिलता है कि A प्लस के बना क्या AK। AK क्या चीज है, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है, इंटरमीडिएट कंपाउंड, ये इंटरमीडिएट कंपाउंड है। और नेक्स्ट स्टेप में क्या होगा, AK कंबाइंड विद B फॉर्म AB, क्या रीजनरेट हो जाएगा A। जो कैटलिस्ट हम लोगों ने यूज किया था वो रीजनरेट हो गया और हमारा प्रोडक्ट बन गया। क्या चीज प्रोडक्ट बना, AB प्रोडक्ट बन गया। तो इस थियरी के अकॉर्डिंग किसी भी रिएक्शंस में जिसमें कैटलिस्ट यूज हो रहा है और कैटलिस्ट जो है वो होमोजेनस रिएक्शंस के लिए यूज हो रहा है, तो इस तरह से ही हमें रिएक्शन का मैकेनिज्म मिलता है। अब देखो ये जो स्टेप होगी वो कौन सी स्टेप होगी, ये स्लो स्टेप होगी, जबकि ये स्टेप जो होगी वो कैसी होगी, फास्ट। क्यों, क्योंकि ये तो अनस्टेबल है और ज्यादा एनर्जी वाला है, तो अभी इसके फॉर्मेशन में तो टाइम लगेगा, लेकिन इसके फॉर्मेशन में कोई टाइम नहीं लगना है। ऐसे रिएक्शंस के लिए अगर हम रेट डिसाइड करें तो दैट विल बी इक्वल टू कितना, K इनटू concentration of A into concentration of K। इस तरह से रिएक्शंस के लिए हम लोग रेट डिसाइड कर सकते हैं। तो ये एग्जांपल था किसके लिए, ये एग्जांपल था उस थ्योरी के अकॉर्डिंग जिसमें क्या हो रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है। तो कुछ और एग्जांपल्स हम लोग देखते हैं जिन एग्जांपल्स के आधार पे हम लोग इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी को क्या करेंगे, इन्वॉल्व करेंगे। तो आइए देखते हैं एक और एग्जांपल, डालें इसको। कैटालिटिक एक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑन पोटेशियम क्लोरेट। अगला एग्जांपल देखते हैं, कैटालिटिक एक्शन ऑफ मैग्नीज डाइऑक्साइड ऑन पोटेशियम क्लोरेट। पोटेशियम क्लोरेट पे मैग्नीज डाइऑक्साइड का कैटालिटिक एक्शन कैसे होता है, होल रिएक्शन क्या पढ़ी हम लोगों ने, KClO3 in the presence of manganese oxide get converted into 2KCl and 3O2। ये रिएक्शन हम लोगों ने पढ़ी। कैसे ये रिएक्शन होती है, इसमें हम लोगों ने यहाँ पे मैग्नीज ऑक्साइड लिया और लास्ट में हम भले ही ना लिखे लेकिन ये क्लियर होता है कि मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो निकल भी गई। तो ये रिएक्शन कैसे मैकेनाइज्ड होती है, तो देखो सबसे पहला काम क्या होता है कि ये जो मैग्नीज ऑक्साइड है जो कि कैटलिस्ट है, ये पोटेशियम क्लोरेट से रिएक्ट करता है। पोटेशियम क्लोरेट से जब रिएक्ट करेगा तो बनाएगा क्या, 2KMnO4 यानी पोटेशियम परमैंगनेट का फॉर्मेशन होता है। इसके साथ क्या निकल जाएगी, क्लोरीन, इसके साथ क्या निकल जाएगा, ऑक्सीजन। देखो रिएक्शन बैलेंस है, 6 4 10 8 2 10, 2 क्लोरीन, सही। चलो अगले स्टेप पे क्या होता है कि जो ये पोटेशियम परमैंगनेट है, ये KMnO4 आपको पता है ये सेल्फ ऑक्सीडाइज हो सकता है और बना लेता है K2MnO4। K2MnO4 के साथ और क्या बन जाएगा, बन जाता है MnO2, इसके साथ क्या निकल जाती है, ऑक्सीजन। क्या प्रोसेस कंप्लीट हो गया, नहीं, अभी ये जो इंटरमीडिएट कंपाउंड है K2MnO4 जो है ये रिएक्ट करता है किससे, Cl2 से, और अब क्या बनेगा, KCl, इसके साथ क्या बन जाएगा, MnO2, इसके साथ और क्या निकल जाएगा, O2। तो ये 3 स्टेप में रिएक्शन हुई। ओवरऑल रिएक्शंस देख ले तो ओवरऑल रिएक्शंस में ये KMnO4, ये KMnO4, K2MnO4, K2MnO4, Cl2, Cl2 हो गया भैया जी।
तो अभी हो गया, तो अब देखते हैं क्या क्या बचा हमारे पास। हमारे पास बचा 2MnO2 प्लस 2KClO3 बना क्या 2KCl प्लस 2MnO2 प्लस 3O2। ये ओवरऑल रिएक्शन है। तो इस तरह से जो कैटलिस्ट होते हैं, अभी हम लोगों ने देखा यहाँ पे कि मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो कैटलिस्ट है, और मैग्नीज ऑक्साइड जो है वो सीधे अटैक करती है किसके साथ, पोटेशियम क्लोरेट के साथ, और एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन करती है। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड स्वतः डिकम्पोज होता है और K2MnO4 का फॉर्मेशन करता है। अब ये क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है, यानी इसकी डिसएसोसिएशन से जो क्लोरीन बना था उस क्लोरीन के साथ ये पुनः रिएक्ट करती है और प्रोडक्ट बनाते हुए अपने आप को क्या करती है, रीजनरेट कर लेती है। तो ये प्रोसेस जो है वो किसके अकॉर्डिंग हो रहा है, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन। चलिए एक और एग्जांपल देख लेते हैं कि फॉर्मेशन ऑफ टॉलुइन। फॉर्मेशन ऑफ टॉलुइन, टॉलुइन आप लोग जानते हो मेथिल बेंजीन भी कहते हैं इसको, ये या इसी को लिख सकते हैं हम लोग C6H5CH3। C6H5CH3 ये कैनिल ग्रुप है, ये मेथिल ग्रुप, और इसी से बनता क्या है, टॉलुइन। किससे बनता है, तो फॉर्मेशन ऑफ टॉलुइन फ्रॉम किससे किससे, बेंजीन एंड बेंजीन और किसके साथ, मेथिल क्लोराइड। बेंजीन और मेथिल क्लोराइड के साथ रिएक्शन होती है किसकी प्रेजेंसी में, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, इन द प्रेजेंस ऑफ एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड, एनहाइड्रस एल्यूमिनियम क्लोराइड की प्रेजेंस में। तो कैसे रिएक्शन होती है, देखो AlCl3 पहले यही रिएक्ट करेगा किससे, CH3Cl के साथ, क्या बन जाता है ये, देखो ये Cl जो होगा वो Cl3 के साथ आ जाएगा, तो अभी CH3 कैसा बच जाएगा, अकेला, तो ये हो गया CH3 प्लस और AlCl4 माइनस। क्या चीज है ये एक कॉम्प्लेक्स कंपाउंड है, इसके बारे में हम लोग जो है वो डिटेल बात करेंगे। जो ये इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो रहा है, हम लोग ऑर्गेनिक जब पढ़ेंगे तो देखेंगे कि एल्यूमिनियम क्लोराइड या फिर आयरन के क्लोराइड्स जो हैं वो कैसे रिएक्शंस को एक्टिवेट कराते हैं, तो और भी हम लोग चीजें देखेंगे। तो एल्यूमिनियम क्लोराइड के साथ ये हो गया। अभी हमारा जो अगला रिएक्टेंट बचा हुआ है वो क्या बचा हुआ है, बेंजीन C6H6। ये इंटरमीडिएट कंपाउंड इसके साथ रिएक्ट करेगा, देखो CH3 प्लस और AlCl4 माइनस। तो अभी ये CH3 जो होगा ये इसके एक हाइड्रोजन को डिस्प्लेस करके अपने उस जगह पे अटैच हो जाता है। अभी जो हाइड्रोजन डिस्प्लेस हुआ वो इसके एक क्लोरीन से रिएक्ट करके क्या बना लेता है, HCl, और अभी बचा क्या, AlCl3। तो हमने जिसको रिएक्शंस में लिया था, रिएक्शंस के कंप्लीट होने पर वो चीजें क्या हुई, निकल गई। तो अभी ये रिएक्शन प्रोसीड कैसे हुई, इस इंटरमीडिएट कंपाउंड के फॉर्मेशन से। तो ये थियरी जो है वो इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी इसीलिए कहलाती है क्योंकि ड्यूरिंग द रिएक्शन एक इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन होता है जो प्रोडक्ट को फॉर्म कराता है और अपने आप को फ्री कर लेता है। एक बहुत ही कॉमन रिएक्शन जिसको आप लोगों ने 10th में भी पढ़ा है, क्या है वो कॉमन रिएक्शन, कि अगर एथेनॉल पे सल्फ्यूरिक एसिड से रिएक्ट कराया जाए, C2H5OH react with H2SO4। अगर एथेनॉल को रिएक्ट कराया जाए किससे, सल्फ्यूरिक एसिड से, एट 413 केल्विन टेम्परेचर। कितने टेम्परेचर पर, 413 केल्विन टेम्परेचर पर। तो क्या रिएक्शन होती है, देखो C2H5OH क्या करेगा, ये रिएक्ट करता है H2SO4 से। ध्यान देना
क्या हो जाएगा यहाँ पे, यहाँ हो जाता है C2H5HSO4, क्या निकल जाएगा H2O। अभी C2H5HSO4 फिर से रिएक्ट करेगा किसके द्वारा, HOC2H5, तो बनेगा क्या C2H5OC2H5, क्या बन जाएगा C2H5OC2H5, और इसके साथ क्या निकल गया H2SO4। तो जो सल्फ्यूरिक एसिड लेकर के हम लोगों ने रिएक्शन स्टार्ट कराई थी, वो सल्फ्यूरिक एसिड जो है वो रिएक्शन के बाद पुनः हमको मिल जाती है। तो इतनी चीजें क्लियर हो गई होंगी। ये कौन सी थियरी को सपोर्ट कर रहे हैं, इंटरमीडिएट कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी। देखो ये थियरी जो है वो हमको ये बताती है क्यों कैटलिस्ट जो है वो ड्यूरिंग द रिएक्शन अनचेंज्ड रहते हैं। क्या कारण है कि उनके मॉस में, उनके केमिकल कंपोजिशन में रिएक्शंस के बाद कोई भी प्रभाव नहीं पड़ता है, और रिएक्शन के अंत में ये हमें बिल्कुल वैसे ही मिल जाते हैं जैसे हमने इनको रिएक्टेंट में डाला था। दूसरी चीज हम लोगों को ये भी बताते हैं ये कि जो कैटलिस्ट है और जो रिएक्टेंट है ये तभी पॉसिबल है जब सभी एक फेज में होंगे, यानी होमोजीनियस कैटालिसिस होगा। तीसरी चीज कि इस थियरी का स्कोप लिमिटेड है, ये हमें केवल इतना बता सकते हैं जब कोई भी रिएक्शंस जो है वो होमोजीनियस हो, तो उसमें ये बता सकते हैं कि इस तरह से कंपाउंड, इंटरमीडिएट कंपाउंड का फॉर्मेशन हो जाने के बाद क्या हो जाएगा, कंपाउंड मिल जाएगा और कैटलिस्ट जो है वो अनयूज्ड मिल जाएंगे। लेकिन ये हमें ये नहीं बता पाता है कि इस प्रोसेस के दौरान कई ऐसे प्रोसेसेस आएंगे जिसमें प्रमोटर्स या पॉइजन्स का यूज होता है। तो ये प्रमोटर्स और पॉइजन्स का पथ क्या होता है, किस पथ से ये प्रमोटर और पॉइजन्स जो हैं वो कैटालिटिक रिएक्शंस को करवाते हैं। तो ये सबसे बड़ी कमी थी इस थियरी की। चलिए फिलहाल हम लोग अब देखेंगे दूसरी थियरी जो है जिसको कहते हैं एड्सॉर्प्शन थियरी। एड्सॉर्प्शन थियरी, एड्सॉर्प्शन थियरी क्या है? एड्सॉर्प्शन थियरी हम लोगों ने पहले भी पढ़ा था एड्सॉर्प्शंस के बारे में। एड्सॉर्प्शंस में दो चीजें होती हैं, एक तो एड्सॉर्बेंट और दूसरा एड्सॉर्बेट। तो अभी एड्सॉर्प्शन थियरी में जितने भी कैटालिटिक प्रोसेसेस होंगे वो सभी के सभी जो कैटलिस्ट है उसके सरफेस पर होते हैं, क्योंकि एड्सॉर्प्शन एक सरफेस फिनोमेना है और इस फिनोमेना में कोई ना कोई तो सरफेस होना चाहिए जिस पे रिएक्टेंट जो है वो जा करके एड्सॉर्ब हो सके। तो एड्सॉर्प्शन थियरी जो है वो हेटेरोजीनस कैटालिसिस को बताती है। एड्सॉर्प्शन थियरी एक्सप्लेन्स the mechanism of heterogeneous catalysis, heterogeneous catalysis। एड्सॉर्प्शन थियरी जो है वो हेटेरोजीनस कैटालिसिस के बारे में बताती है। अब देखो हमने आपको स्टार्टिंग में ही बताया था कि जो एड्सॉर्प्शन थियरी होगी उसमें हम लोग दोनों चीजों को देखेंगे, जो ओल्ड एड्सॉर्प्शन थियरी है और जो मॉडर्न एड्सॉर्प्शन थियरी है, इन दोनों को हम लोग कोरिलेट करेंगे। तो सबसे पहले हम लोग ओल्ड एड्सॉर्प्शन थियरी देखें। क्या चीज है कि द ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू, द ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू was that when a catalyst is in solid state, and the reactant are in gaseous state, or in solution,
तो द मॉलिक्यूल्स ऑफ द रिएक्टेंट, molecules of the reactant, तो ऐसे में जो मॉलिक्यूल्स होंगे रिएक्टेंट के आर एडजॉर्ब्ड ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट, एडजॉर्ब ऑन द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। क्या चीज है? ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग कि जब कोई भी कैटलिस्ट जो है वो सॉलिड स्टेट में होता है और रिएक्टेंट जो होंगे वो या तो गैसेस होंगे या फिर सॉल्यूशन होंगे, तो ऐसे में रिएक्टेंट के मॉलिक्यूल्स जो होते हैं वो कैटलिस्ट के सरफेस पर क्या करेंगे? एब्जॉर्ब हो जाते हैं। अब दूसरी चीज जानिए कि जब कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट जो होंगे वो एब्जॉर्ब होते जाएंगे तो डेफिनेटली कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट का कंसंट्रेशन क्या होगा? बढ़ता जाएगा। और जब कंसंट्रेशन बढ़ते बढ़ते इतना हो जाता है तो वहां पे क्या हो जाएगा? जाहिर सी बात है कि एक केमिकल रिएक्शन स्टार्ट हो जाएगी और कंसंट्रेशन रिएक्टेंट्स का अधिक होने की वजह से जो रेट ऑफ रिएक्शन होगा वो भी इंक्रीज हो जाएगा। तो इसी चीज को हम लोग कह सकते हैं कि द increased concentration of reactants on the surface influences the rate of reaction, The increased concentration of reactants on the surface influences the rate of reaction. जो increased concentration है reactants का किस पे? Reactions के जो catalyst है उसके surface पर, तो ऐसे में rate of reactions जो होती है वो क्या हो जाएगी? Increased हो जाएगी। तो अब दूसरी चीज हम लोग देखें कि जो यहाँ पे एब्जॉर्प्शन होगा वो कैसा प्रोसेस होता है। हम लोगों ने स्टार्टिंग में ही पढ़ा था कि एब्जॉर्प्शन जो है वो क्या है? एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो एब्जॉर्प्शन being an exothermic process, एब्जॉर्प्शन जो है वो एक एक्सोथर्मिक प्रोसेस है। तो हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज टेकन अप, हीट ऑफ एब्जॉर्प्शन इज टेकन अप। हीट ऑफ जो एब्जॉर्प्शन होगी वो क्या हो जाएगी? निकलेगी। और यही हीट जो होगी एब्जॉर्प्शन की वो किसमें इन्वॉल्व हो जाएगी? रिएक्शंस को आगे बढ़ाने में। ठीक है, तो बाय द सरफेस ऑफ द टेकन अप बाय द सरफेस ऑफ द कैटलिस्ट। अगली चीज कि जो ये प्रोसेस बताया गया जो किसके अकॉर्डिंग था? ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग था। तो ये व्यू जो है वो किसी भी कैटलिस्ट के स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन नहीं करता है। इस ओल्ड पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग हम ये नहीं बता सकते हैं कि जो कैटलिस्ट होते हैं वो स्पेसिफिक नेचर के होते हैं। तो इस पॉइंट ऑफ व्यू की वजह से हम किसी भी कैटालिटिक प्रोसेस की स्पेसिफिसिटी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते। तो इसी चीज को हम लोग लिखेंगे यहाँ पे, इसका लिमिटेशन क्रिएट करेंगे कि दिस पॉइंट ऑफ व्यू does not explain the specificity of catalyst। यानी इस पॉइंट ऑफ व्यू के अकॉर्डिंग जितने भी प्रोसेसेस होंगे उसमें चाहे जो कैटलिस्ट
मिलाया जा सकता है और उस प्रोसेस को कन्वे कराएगा वो जा करके कैटलिस्ट के सरफेस पर रिएक्टेंट एब्जॉर्ब होगा। तो ऐसा ओल्ड जो एब्जॉर्प्शन थ्योरी थी उसके अकॉर्डिंग था। एब्जॉर्प्शन जो होते हैं हालांकि दो टाइप के होते हैं। तो दो टाइप के कौन कौन से, एक तो फिजिकल एब्जॉर्प्शन और क्या होगा, केमिकल एब्जॉर्प्शन। तो हम लोगों ने पढ़ा था कि फिजिकल एब्जॉर्प्शन में तो स्पेसिफिसिटी की बात नहीं आती है, लेकिन केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होते हैं वो हाईली स्पेसिफिक होते हैं। यानी हम लोगों ने पढ़ा था कि ओनली दोज gases can be absorbed at the surface of adsorbent which can react them, जो उनसे रिएक्ट कर सकती हैं। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन जो होगा वो हाईली स्पेसिफिक नेचर का होता है। तो केमिकल एब्जॉर्प्शन इज ऑफ हाईली specific in nature। जो केमिकल एब्जॉर्प्शन होता है वो नेचर में कैसा होता है, हाईली स्पेसिफिक होता है। तो अब नेचर में ये हाईली स्पेसिफिक होता है, इसका मतलब क्या हुआ, एंड इन्वॉल्व केमिकल कॉम्बिनेशन and involve chemical combination on the surface of catalyst, on the surface of catalyst। क्या होता है कि chemical absorption is highly specific in nature and involve chemical combination on the surface of catalyst। अब जब ये सिचुएशन एराइज हो रही है तो हम लोग क्या करें, तो हम लोग लगाते हैं मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी। मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी। अब मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी क्या चीज है, मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी में क्या होता है। तो देखो, मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी इज अ कॉम्बिनेशन ऑफ intermediate compound formation theory and old adsorption theory। यानी जो मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी है वो कंपाउंड फॉर्मेशन थियरी और ओल्ड एब्जॉर्प्शन थियरी, इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। अब क्या क्या मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी बताती है, तो सबसे पहला पॉइंट जो बताती है कि द कैटालिटिक एक्टिविटी इज localized on the surface of catalyst। क्या कह रहा है कि जो कैटालिटिक एक्टिविटी होती है, ये कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस पर होती है। यानी यहां पे भी जो एब्जॉर्प्शन जो थियरी थी वो एब्जॉर्प्शन थियरी जो है वो एप्लीकेबल है। अब देखो, इसका जो मैकेनिज्म होता है वो 5 स्टेप में होता है। मैकेनिज्म इन्वॉल्व 5 स्टेप, 5 स्टेप्स में इसके मैकेनिज्म है। सबसे पहला स्टेप क्या होगा, सबसे पहला स्टेप डिफ्यूजन ऑफ रिएक्टेंट्स टू द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट। सबसे पहला काम यही होता है कि जो रिएक्टेंट्स होंगे वो कैटलिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूज होंगे। दूसरा काम क्या होगा, सम ऑफ देम, सम फॉर्म ऑफ एसोसिएशन बिटवीन द कैटलिस्ट
between the catalyst surface and the reactant occurs. तो कैसा प्रोसेस होता होगा? जैसे सबसे पहले हम लोग देख लें कि अगर मान लो कि A प्लस बी को हमें रिएक्ट कराना है और इसमें हमने मिलाया क्या? एक कैटलिस्ट मिला दिया, ये इस तरह से, ये कैटलिस्ट है, ये कैटलिस्ट हमने मिला दिया। तो क्या प्रोसेस होता है? सबसे पहले क्या होगा कि जो A और B है वो इस कैटलिस्ट के सरफेस पर डिफ्यूज हो जाते हैं। तो यहाँ पे आ गया A और यहाँ पे आ जाएगा B, ये डिफ्यूज हो गए। सबसे पहला काम तो यही हुआ कि ये कैटलिस्ट के सरफेस पर क्या हो गए? डिफ्यूज हो गए, एड्सॉर्प्शन जो है वो हो गया। अभी क्या होगा? हमने दूसरी चीज क्या बताई कि इनमें से कुछ जो है वो एसोसिएशन बना लेते हैं बिटवीन द कैटलिस्ट सरफेस और रिएक्टेंट, दोनों के बीच में। यानी जो अगला फॉर्मेशन होगा वो लगभग इस तरह से होगा। ए तो ये है ही है, एब्जॉर्ब हुआ, जो सरफेस पर जाकर के डिफ्यूज हुआ वो इस तरह से तो बना। अभी क्या करते हैं ये आपस में भी एक एसोसिएशन बना लेते हैं, और जब इनके अंदर एक एसोसिएशन बन गया तो अगले स्टेप में क्या हो जाना है? अगले स्टेप में ये ए बी निकल जाएगा और इस ए बी के साथ जो कैटलिस्ट इस्तेमाल हुआ था ये भी क्या हो जाएगा? निकल जाएगा। ये जिस कैटलिस्ट का इस्तेमाल किया गया था वो भी निकल जाएगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो ये था दूसरा प्रोसेस। तीसरा प्रोसेस क्या है कि अब जो प्रोडक्ट होगा, जो प्रोडक्ट सरफेस पर बनेगा कैटलिस्ट के, उसका क्या हो जाएगा? डिसॉर्प्शन। डिसॉर्प्शन के द्वारा प्रोडक्ट जो है वो कैटलिस्ट के सरफेस से अलग हो जाएगा। तो occurrence of chemical reaction at the surface of catalyst, कैटलिस्ट के सरफेस से जो है वो प्रोडक्ट निकल जाएगा। occurrence of the chemical reactions at the surface of catalyst. अब desorption, desorptions of reaction product desorption of reaction product away from the catalyst, from the catalyst. अब क्या होगा? डिफ्यूजन ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट, डिफ्यूजन ऑफ द रिएक्शन प्रोडक्ट, diffusion of the reaction product away from the catalyst surface, away from the catalyst surface. तो ये जो थियरी थी जिसमें मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी बनाई गई, इसको मैक्लिओड ने दिया था। जो हेट्रोजीनस कैटालिटिक थियरी थी वो मैक्लिओड ने प्रपोज किया था, मैक्लिओड ने बताया था। और क्या चीजें इन्होंने बताई थी कि कैटलिस्ट सरफेस जो होता है वो एक सीट होती है। किसकी? कैटलिस्ट सरफेस जो है वो क्या होती है? एक सीट होती है, और इस सीट के ऊपर बहुत सारे केमिकल फोर्सेस जो हैं वो ऑपरेटेड होते हैं, और ये केमिकल फोर्सेस जो हैं वो अट्रैक्शन के केमिकल फोर्सेस होते हैं। अभी कैटलिस्ट जो होंगे वो एक्चुअल में क्या होते हैं? जितने भी हेट्रोजीनस कैटलिस्ट देखे हम लोग, तो मैक्सिमम कैटलिस्ट जो होते हैं वो ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं, यानी सॉलिड होते हैं, जो वेरिएबल वैलेंसी और वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट शो करते हैं। तो इसका मतलब कि एट द सरफेस ऑफ कैटलिस्ट लॉट्स ऑफ वेरिएबल वैलेंसीज अवेलेबल, यानी
कि वहां पे जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनसेटिस्फाइड इलेक्ट्रॉन्स बहुत ज्यादा होते हैं। तो ऐसे में जब भी कोई भी सब्सटेंस आकर के उस पर एब्जॉर्ब करने की कोशिश करता है तो ये जो वेरिएबल इलेक्ट्रॉन्स वाले या जो वेरिएबल बैलेंस इलेक्ट्रॉन्स हैं वहां पे वो उस प्रोसेस को सपोर्ट करते हैं क्योंकि ये भी स्टेबलाइज होना चाहते हैं। तो इनकमिंग मटेरियल्स को वो अपने सरफेस पर आने देते हैं और अपने वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट की वजह से या वेरिएबल बैलेंस इलेक्ट्रॉनों की वजह से वो इनके साथ एक बॉन्ड का फॉर्मेशन कर लेते हैं और उनको आपस में भी बॉन्ड्स का फॉर्मेशन करा देते हैं। तो ये जो थिंकिंग थी, जो ये एक सोच थी, वो मैक्लिओड की थी और मैक्लिओड ने ही हेटेरोजेनस कैटालिसिस के बारे में बताया। तो अभी जो ये वेरिएबल इलेक्ट्रॉन्स होंगे, जैसे कोई गैस कांटेक्ट में आती है उस गैस को क्या करते हैं, ये होल्ड करते हैं, उनके बीच में अट्रैक्टिव फोर्सेस अप्लाई करते हैं और वो गैसेस जो होंगी वो सरफेस के ऊपर होल्ड हो जाती है। फिर जब दूसरी गैसेस उस पर एब्जॉर्ब होती हैं तो अभी वो भी उसके सरफेस पर एब्जॉर्ब हो जाती है और अब जो दो डिफरेंट गैसेस हैं कैटलिस्ट के सरफेस पर वो आपस में भी रिएक्ट कर लेती हैं और इस तरह से प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है। तो ये मानना था मैक्लिओड का और मैक्लिओड ने ही ये जो मॉडर्न एब्जॉर्प्शन थियरी थी कैटालिसिस के लिए वो उन्होंने दी थी। तो ये दो थियरीज जो हैं वो मेनली पढ़ी जाती हैं कैटालिसिस के फिनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए। तो स्टूडेंट्स, नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग बात करेंगे एंजाइम कैटालिस्ट के बारे में। एंजाइम कैटालिस्ट क्या होते हैं और फिर हम लोग देखेंगे कि कैटालिस्ट का हमारे डे टू डे लाइफ में क्या यूज है। तो फिर मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट लेक्चर।